नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। हालांकि ये बहुत रिपीटेटिव टॉपिक है, लेकिन मुझे लगा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एक तरह से एक फर्स्ट स्टेप है। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करके अगर स्टॉक्स ले रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं सब कुछ, तो ये इस तीनों टर्म को समझने में कहीं भी आपको एम्बिग्यूटी नहीं रहना चाहिए। सो एकदम आपका माइंड एकदम फुल्ली क्लियर होना चाहिए कि मैं क्या देख रहा हूँ, क्यों देख रहा हूँ। और बहुत सारे कन्वर्सेशन मैं ट्विटर पे देखता हूँ जहाँ पब्लिक बोलती है कि ये है तो ये मत देखो, ये है तो आरओई देखो, ये फाइनेंशियल है तो आरओसी देखो, तो आरओए देखो। भाई, तीनों देखो। तीनों मैट्रिक बना है, कुछ कारण से बना है, और तीनों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। आप तीनों चीज़ देखोगे तो यू विल गेट एन डिफरेंट पर्सपेक्टिव, और बिजनेस में क्या चल रहा है आपको सब कुछ समझ में आएगा। जो ये ऐसा बात करते हैं ना, उन्हें मालूम ही नहीं है कि आरओए और आरओई और आरओसी होता क्या है। बस वो नंबर पढ़ लेते हैं, ठीक है 15% है, 18% है, चलो भाई। ऐसे नहीं होता है। यू हैव टू डीप डाइव इनटू इट, और वही आज हम करने वाले हैं। और ये एपिसोड अगर आप बिना स्किप किए देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, बार बार फॉरवर्ड और रिवर्स करके आप सुनेंगे, यू विल गेट अ फुल पर्सपेक्टिव, और आपको पूरा फुल्ली क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद आपको ये डाउट रहेगा ही नहीं माइंड में कि कब क्या देखना है और क्यों देखना है। आप तीनों देखोगे एंड यू विल गेट अ एग्जैक्ट आइडिया। और हम लोग डिओ पॉइंट एनालिसिस करेंगे। सो वी विल सी आरओई हमें कैसे कैलकुलेट करना चाहिए, और बहुत क्विकली आप कैलकुलेट कर पाओगे। ओके, नॉट द वे आप जो स्क्रीनर पे देख रहे हो। ओके, सो चलिए डीप डाइव करते हैं। सो सबसे फर्स्ट टॉपिक है रिटर्न ऑन एसेट। Return on asset. Return on asset is a financial ratio that measures a company profitability in relation to its total asset. It shows how efficiently a company is using its assets to generate profit. इसका फॉर्मूला हो गया नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट इंटू 100%। में उसको आप चेंज कर लोगे। अब देखिए यहाँ पे कैच क्या आता है, एसेट। अब पब्लिक कंफ्यूज है। एसेट हमारे माइंड में क्या बैठा हुआ है, घर, बिल्डिंग, दुकान, ये हमारा एसेट है। मेरे भाई, अकाउंटिंग में ऐसे एसेट नहीं होता। आज ही मेरे ट्विटर पे अगर आप जाओगे, एक बंदे को मैंने स्टॉप किया, उसका मैंने ट्वीट देखा आरओए से रिलेटेड, उसने आरओए आरओसी सब कुछ किया हुआ था, और सारे रॉन्ग थे इंटरप्रिटेशन उसके। आरओए में उसने क्या किया था, कंपनी के जो बैलेंस शीट में फिक्स एसेट दिखता है उसको उसने नेट प्रॉफिट से डिवाइड कर रखा था और एक्सप्लेन कर रखा था, और उस पर खूब सारे रीट्वीट्स और वाही और अप्रिसिएशन उसको मिला हुआ था। मैंने अपने टाइमलाइन पे रीपोस्ट करके ट्वीट किया है, आप देख सकते हो जाके। मैंने बोला भाई ये क्या कर रहे हो आप, वाई यू आर मिसलीडिंग द पीपल, आप ऐसे नहीं कर सकते हो। अगर आपको नहीं आता है तो आप मत ट्वीट करो इस मैटर पे, आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मत स्प्रेड करो। इसीलिए मैं एसेट क्लियर करना चाहता हूं। बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग एसेट का मतलब होता है इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज। कहाँ देखते हैं, आइए मैं आपको दिखाता हूं। ओके, सो अब आप ये देखिए, नेस्ले का बैलेंस शीट खुला हुआ है। ओके, सो ये इक्विटी कैपिटल है, और यहाँ रिजर्व है। रिजर्व क्या होता है, रिटेन्ड अर्निंग होता है। ओके, इक्विटी कैपिटल, रिजर्व। ये इक्विटी कैपिटल, रिजर्व और लाइबिलिटीज। और ये लाइबिलिटीज कितना है, 10,523 या 11,108, जो भी आप देख रहे हो। ओके, सो मैंने एग्जांपल में 2024 का लिया है, इसीलिए चलिए इसी पे स्टिक कराते हैं। सो लाइबिलिटीज 1053। अब देखो आप यहाँ बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है, बैलेंस। इक्विटी प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट। इक्विटी प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट। सेम जब आप यहां भी कैलकुलेट करोगे, ये टोटल एसेट आपका यहां पे आ जाता है। फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, अदर एसेट, सब आप जब ऐड करोगे यू विल अगेन गेट द सेम फिगर। बैलेंस शीट का मतलब है बैलेंस। एसेट का मतलब होता है, टोटल एसेट का मतलब होता है इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज। ओके, फिर से यहां पे ये नंबर मैच होता है। अब आपका कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, जब भी हम बिजनेस टर्म्स में बात करेंगे, एसेट मतलब फुल एसेट, नॉट ओनली द फिक्स्ड एसेट। ओके, सो 1 second guys, have a patience little bit। हम लोग अपने स्लाइड में, आरओए के स्लाइड में वापस चलते हैं। अब तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि एसेट यहां जो रेफर हो रहा है ये क्या है। ओके, हाई, अब क्या है, ये एक बड़ा पिक्चर दिखाता है आपको आरओए। अब एसेट में आपका सब कुछ इंक्लूड हो गया, इक्विटी भी इंक्लूड हो गया, लाइबिलिटीज भी इंक्लूड हो गया।
So now you should not have any doubt. Okay, so higher ROA means company is using it asset efficiently to generate profits. A lower ROA suggests inefficiency in utilizing asset or higher operational cost. ROA varies across industries. Capital intensive industries like manufacturing usually have a lower ROA compared to asset light business लाइक सॉफ्टवेयर कंपनीज। ये तो ऑब्वियस है क्योंकि वो लोन और क्रेडिट पे ज़्यादा काम करेंगे। सो आप क्रेडिट पे जब ज़्यादा काम करेंगे तो आपके आरओए पे प्रेशर आएगा। जैसे कि बैंक्स, अगर आप एचडीएफसी के आरओए खोल के देखोगे तो अराउंड 2% आएगा। और भी आप जैसे जैसे एसेट क्वालिटी डाउन होता जाएगा आरओए विल भी नीचे नीचे आरओए रहेगा। ओके, सो अब चलते हैं हमारे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, रिटर्न ऑन इक्विटी पे। सो रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है? अब रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है? अब बहुत सारे लोगों को एसेट पे डाउट होता है और बहुत सारे लोगों को इक्विटी पे डाउट होता है कि इक्विटी क्या है। इसके लिए मैं जंप करता हूं इस टॉपिक पे जाने, हालांकि अब टॉपिक पे आया हूं तो हम लोग रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा सा ब्रीफली समझ लेते हैं स्पीडली। सो देखिए, इक्विटी जो होता है ना, कि जो आप इनिशियल कैपिटल बिजनेस में लेके आते हो वो इक्विटी होता है। तो आप इक्विटी पे कितना प्रॉफिट कर रहे हो, सो वो तो रिटर्न ऑन एसेट क्या हमने उस पर सॉल्व किया, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एसेट। और हम लोग रिटर्न ऑन इक्विटी किस पे कैलकुलेट करते हैं? नेट प्रॉफिट बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी पे। ओके, सो ये स्लाइड्स ये है, स्क्रीन पे आप पढ़ सकते हैं, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, सेम चीज़ है। और अब मैंने एक दूसरा स्लाइड बना के रखा है। सो इस पे हम लोग एक्सप्लेन, इससे हमें पूरा फुल क्लियर हो जाएगा कि एसेट क्या होता है और इक्विटी क्या होता है, क्योंकि मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है पब्लिक में बहुत सारा कंफ्यूजन है। सो चलिए अब देखते हैं कि समझिए एक विशाल नाम का बंदा है जो एक पिज़्ज़ा का दुकान खोल के रखा है। ओके, या खोला है। सो सिंपल वे में समझते हैं उसके पास एसेट क्या है, लायबिलिटीज क्या है, इक्विटी क्या है और उसका आरओई क्या है। ओके, सो अब समझिए उसका एक पिज़्ज़ा का शॉप है, तो पिज़्ज़ा के शॉप स्ट्रीट पे लगाया है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है उसके लिए? ओवन खरीदना है उसको। सो ओवन उसने बाय किया 10,000। उसके पास शेयर होल्डर इक्विटी कितना था? 10,000 का। ओके, उसके पास अपना पैसा था, कैपिटल था 10,000 का, और ओवन खरीदना था उसको, वो भी 10,000 का था। ओके, सो अभी क्या है कि उसके पास लायबिलिटीज नहीं है। अब उसने ये करके, क्योंकि तो ये जो 10,000 उसके पास इनिशियल कैपिटल था, ये हो गया हमारा शेयर होल्डर इक्विटी। ओके, और ये ओवन जो उसने खरीदा, ये 10,000, ये बैलेंस शीट में आपको फिक्स एसेट के अंदर दिखाई देगा। सो अब मान लीजिए 1 साल के बाद उसने 2,500 रुपये प्रॉफिट किया। सो अब आरओई के फॉर्मूला प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी, दैट इज 25% का उसने प्रॉफिट किया। ओके, सो ये हो गया उसका प्रॉफिट। सो अब चलते हैं नेक्स्ट सेकंड सिनेरियो देखते हैं। पहले सिनेरियो में इसके पास डेब्ट नहीं था, सेकंड सिनेरियो में चलते हैं, ओवन परचेज विद डेब्ट। अब इसको डेब्ट चाहिए सेकंड सिनेरियो में। सो सेकंड सिनेरियो में अब आप देखोगे कि इसके पास 10,000 का फिक्स एसेट ओवन इसने लिया। अब इसके पास जो शेयर होल्डर इक्विटी था ये 8,000 का था, 10,000 नहीं था। तो इसने क्या किया? डेब्ट लिया फ्रॉम फादर 2,000। सो अब इसके पास टोटल लायबिलिटीज हो गया 10,000। ओके, इक्विटी में मतलब बैलेंस शीट में इक्विटी प्लस लायबिलिटीज। ओके, शेयर होल्डर इक्विटी और लायबिलिटीज दोनों ऐड करके तब लायबिलिटीज होता है। सो ये 10,000 का इसके पास लायबिलिटीज हो गया। और तो अब इसने 2,500 रुपये फिर से प्रॉफिट कमाया। अब आप देखो कि कैसे आरओई एक्सेलरेट हो गया, क्योंकि प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर, प्रॉफिट था इसका 2,500 और शेयर होल्डर इक्विटी था इसके पास 8,000, 2,000 तो डेब्ट था, इसीलिए उसको एक्सक्लूड कर देंगे हम आरओई में। सो आरओई से आपको क्या पता चला कि डेब्ट एक्सक्लूड होता है आरओई में, तो ये हमेशा आप ध्यान रखना। ओके, अब तीसरा सिनेरियो देखते हैं जहां पे इसके पास शेयर होल्डर इक्विटी 5,000 था और डेब्ट था 5,000 का। ओके, सो अब यहां पे आप देखो प्रॉफिट उसका सेम रहा 2,500 रुपये। अब यहां देखो कैसे इक्विटी आरओई कैसे एक्सलरेट हो गया, 50% हो गया आरओई। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर इक्विटी 5,000 था, अब 5,000 डेब्ट था। अब ये 5,000 डेब्ट पे इसको इंटरेस्ट कॉस्ट आएगा। आरओई आपको कंपनी का इन्फ्लेटेड दिख रहा है, लेकिन ये जो 2,500 प्रॉफिट है, इसमें जो पहला सिनेरियो था हमारा जब उसके पास डेब्ट नहीं था, वो बेटर सिनेरियो था। ओके, यहाँ आरओई तो दिख रहा है, शेयर होल्डर इक्विटी पे पैसा कमा रहा है ये, बट रियल मनी
कैश फ्लो या बैलेंस शीट पे इसको हिट करेगा नेक्स्ट ईयर। क्यों? क्योंकि इसने यहाँ डेब्ट का अभी इंटरेस्ट माइनस होगा। हाँ, लेकिन आरओई इसको 50% मिल रहा है, क्योंकि सिंस की शेयर होल्डर इक्विटी बहुत कम है, इसीलिए आरओई इन्फ्लेटेड दिख रहा है। ओके, सो ये था, क्योंकि 5,000 रुपये इसने 2,500 का प्रॉफिट कमा लिया, सो दैट इज 50%। बहुत अच्छा आरओई जनरेट किया इसने, बट विद अ डेब्ट। सो कैश फ्लो नील बटा सन्नाटा रहेगा इसका। क्यों? क्योंकि बहुत सारा पैसा इसका इंटरेस्ट कॉस्ट में घुसने वाला है। सो ये था एक मैंने सोचा कि ये एग्जांपल करके आपको दिखा दूं तो अच्छा रहेगा समझने के लिए, सिंप्लीफिकेशन के लिए। सो ये था आरओई। सो आपको अब एसेट क्लियर हो गया, इक्विटी क्लियर हो गया। ओके, दो मेन चीज आपको क्लियर हो गया। अब चलते हैं तीसरा कंफ्यूजन बहुत रहता है आरओसी के ऊपर, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमें कब देखना है? कोई भी टर्न अराउंड स्टोरी रहेगा ना, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखना है। ये आपको मैं एक की टेक अवे बता रहा हूँ कि जब भी आप किसी कंपनी का आरओई कम है और आरओए भी ऑब्वियसली बहुत कम रहेगा, सो आपको उस सिनेरियो में अगर इंप्रूवमेंट देखना है, टर्न अराउंड स्टोरी ढूंढना है, तो आपको आरओसी का ट्रेंड देखना है कि आरओसी कैसा कर रहा है। क्योंकि आरओसी में क्या है ना, कि आपको एक नियर टर्म स्ट्रक्चर पता चलता है कि कंपनी कैसा इंप्रूवमेंट कर रही है। ओके, सो बाय फॉर्मूला अगर आप जाएंगे, सो एबिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अब यहाँ पे देखिए, समझने वाली बात क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड समझने वाली बात है। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो ठीक है, आपको मालूम ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो आता है हमारे स्क्रीनर पे ऊपर में, एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। सो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। यहाँ पे ध्यान देना आप, टोटल एसेट, एसेट मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी एसेट क्या होता है। ओके, सो माइनस करंट लायबिलिटीज। ओके, करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आ जाएगा? आपको पेबल्स आ जाएगा, एक साल का इंटरेस्ट कॉस्ट, और ये सब कुछ आपको एक साल के इसमें आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड में आ जाएगा। एक साल से मतलब जो भी एक साल में कंपनी को शॉर्ट टर्म लायबिलिटी जो भी सेटल करना है, वो हो गया आपका शॉर्ट टर्म डेब्ट या करंट लायबिलिटीज। ओके, सो ये हो गया आरओसी कंसिडर। लेकिन हाँ, ये बोथ डेब्ट एंड इक्विटी दोनों कवर करता है, तो बहुत अच्छा टूल है। अगर किसी बिजनेस को हाई डेब्ट है तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि टोटल एसेट में हम करंट लायबिलिटीज माइनस कर रहे हैं, हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज माइनस नहीं कर रहे हैं। सो इसीलिए एक डेब्ट स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा ये है, फोकस है। अब चलिए चलते हैं दूसरा, ड्यू पॉइंट एनालिसिस करते हैं और समझते हैं कि आरओई का ड्राइवर क्या है। अब जैसे हमने उस विशाल के केस में देखा कि उसके डेब्ट लेने के कारण उसका आरओई 50% इंक्रीज हो गया। ओके, जो आरओई 20-21% था फर्स्ट टाइम में, 25% था सॉरी, वो इन्फ्लेट होके 50% हो गया। किसके कारण? डेब्ट लेने के कारण। और यही हमें एनालिसिस करना है एट अ फर्स्ट स्पॉट। जब आप कोई कंपनी खोलते हो, किसी भी XYZ कंपनी आप खोलते हो, आपको खटाक से क्लैरिफाई होना चाहिए कि मैं किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं। ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं जहां एसेट डिवाइडेड बाय इक्विटी करने के बाद 1 आता है, शेयर होल्डर इक्विटी डिवाइडेड बाय 1 आता है, कि 4 आता है। 4 आ गया तो मतलब आपने 4x लेवरेज लिया। यही इसका ड्यू पॉइंट एनालिसिस का सबसे जो थीम होता है, यही होता है। और इसी चीज को मैं आज क्लियर करूंगा आपके साथ कि राइट वे क्या होता है किसी भी कंपनी को एनालिसिस करने का। सो सबसे पहला ड्यू पॉइंट एनालिसिस में होता है प्रॉफिट मार्जिन, जो कि ओपीएम जिसको बोलते हैं, नेट इनकम डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। ओके, सेकंड होता है एसेट टर्नओवर, पूरे एसेट पे कैसा पैसा वो कंपनी इनकम कर रही है। सो दैट इज रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एसेट। यहाँ पे ध्यान देना आप, रेवेन्यू है और नेट इनकम है। नेट इनकम मतलब नेट प्रॉफिट। ओके, यहाँ पे प्रॉफिट लिखना था, मैंने इनकम लिख दिया। सो नेट प्रॉफिट। ओके, सो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। ओके, अब एसेट टर्नओवर कैसे कैलकुलेट होता है? रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एसेट। आपका टोटल टॉप लाइन जो है डिवाइडेड बाय एसेट। ओके, ये आपको एसेट टर्नओवर में आ जाएगा। और थर्ड है इक्विटी मल्टीपल या फाइनेंशियल लेवरेज। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, एसेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। ओके, ये इसको प्रैक्टिकली में भी आपको दिखाऊंगा मैं। और प्रॉफिट मार्जिन ये हो गया, एसेट टर्नओवर, उसी चीज को मैंने थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया है और ये है। सो अब चलते हैं कैलकुलेशन में। यहाँ पे एक ड्यू पॉइंट एनालिसिस में समझ लीजिए किसी कंपनी के इनकम है 500 करोड़, रेवेन्यू है 5000 करोड़, टोटल एसेट है 10,000 करोड़, शेयर होल्डर इक्विटी है 2500 करोड़।
ओके, सो अब चलते हैं प्रॉफिट मार्जिन, इसका कैसे कैलकुलेट होगा, नेट प्रॉफिट मार्जिन। सो नेट प्रॉफिट मार्जिन कुछ नहीं है, नेट इनकम यानी नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। सो नेट प्रॉफिट क्या है इसका, नेट प्रॉफिट है इसका 500 करोड़। ओके, नेट इनकम यानी नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 500 करोड़, तो 500 डिवाइडेड बाय फॉर्मूला क्या था, रेवेन्यू से डिवाइड करेंगे हम, तो रेवेन्यू कितना है इसका 5000 करोड़, सो हो गया 10%। सो प्रॉफिट मार्जिन इसका 10% है। एसेट टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एसेट। सो रेवेन्यू कितना है 5000 करोड़, एसेट कितना है 10000 करोड़, तो कितना हो गया 0.5। ओके, अब इक्विटी मल्टीपल या फाइनेंशियल लेवरेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको अब में हमेशा ध्यान देना है कि इक्विटी मल्टीपल मतलब कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, एसेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। सो एसेट कितना है 10,000, इक्विटी मल्टीपल कितना है 2500, यानी शेयर होल्डर इक्विटी। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इक्विटी मल्टीपल यानी शेयर होल्डर इक्विटी, मतलब मैंने पैसा बिजनेस में लाया था 2500 रुपए, अब एसेट मेरा हो गया है 10,000 रुपये। ओके, सिंप्लीफाई में करोड़ हटा के रुपया कर देता हूँ। सो समझिए आपने धंधा में लाया था 2500 रुपये, बट आपको अभी आपको कंपनी के बैलेंस शीट पे एसेट कितना दिख रहा है 10,000, यानी ये 10,000 आया कहाँ से, कहीं ना कहीं से तो आया, यानी आपने डेब्ट लिया। आपको शेयर होल्डर इक्विटी 2500 है और एसेट हो गया 10,000, यानी कि आप 4 टाइम्स लेवरेज्ड हो। अब ये 4 टाइम लेवरेज है, आरओई तो इन्फ्लेट हो रहा है आपका, लेकिन सेम टाइम जैसे ही सेल्स गिरेगा, आपका रेवेन्यू गिरेगा, टॉप लाइन गिरेगा, तो बहुत तेजी स्पीड से आपका लॉसेस में भी कन्वर्ट होगा, प्रॉफिट भी रिड्यूस हो जाएगा, जिसको बोलते हैं दो धारी तलवार। सो यही आपको समझना है, ये आरओई का ड्यू पॉइंट एनालिसिस में सबसे क्रक्स जो है यही चीज है कि आपको एट अ ग्लांस देखना है कि भाई हम जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं हम लोग, वो लेवरेज तो नहीं है, कितना लेवरेज है, 1 है 2 है तो चलता है, 4 5 8 10 लेवरेज नहीं चलता है, इट विल नॉट सस्टेन। इसीलिए बड़े बूढ़े बुजुर्ग वॉरेन बफेट बोलते हैं आरओई पे ध्यान दो, बट उसका जो ग्रोथ ड्राइवर है वो भी ध्यान दो कि आरओई का ग्रोथ ड्राइवर लेवरेज तो नहीं है। वो ऐसी कंपनीज नहीं ढूंढते हैं जो बहुत हाईली लेवरेज हो, जिसके शेयर होल्डर इक्विटी और एसेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ओके, सो चलिए हमें कंक्लूजन क्या होता है ड्यू पॉइंट एनालिसिस करके, कि ड्यू पॉइंट आइडेंटिफाइंग द की फैक्टर ड्राइविंग आरओई, हमें सबसे इसका ड्राइविंग आरओई क्या है वो आइडेंटिफाई करना है। ओके, अंडरस्टैंडिंग प्रॉफिट मार्जिन, एसेट टर्नओवर एंड लेवरेज इज क्रूशियल। हाई आरओई शुड बी एनालाइज केयरफुली टू असेस एसोसिएटेड रिस्क। ओके, सो ये था, हमें प्रॉफिट लेवरेज से कैसे आया है ये वही चीज़ है, और ये चार्ट है, आप आराम से देख के स्क्रीनशॉट लेके या कैसे भी करके आप इसको पढ़ सकते हो। और मैंने इसमें रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी ले लिया है नेस्ले का, कि इसमें अगर मान लीजिए नेट प्रॉफिट इतना है, टोटल एसेट इतना है, शेयर होल्डर इक्विटी इतना है, एबिट इतना है, कैपिटल एम्प्लॉयड इतना है, तो आरओए आरओई और आरओसी कितना होगा। सो आप जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे होंगे बाय फॉर्मूला, सो सभी कुछ इसका बहुत ही क्या बोलें, इसका बहुत ही सुभान अल्लाह है नेस्ले का आरओई। और ये तो अब देखिए, अगर आपको इसका फाइनेंशियल लेवरेज कैलकुलेट करना है तो एसेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, शेयर होल्डर इक्विटी कितना है 3340 और एसेट कितना है 10,000, तो यानी क्या हुआ कि ये कितने टाइम लेवरेज है, 4 टाइम्स है, ऑलमोस्ट लाइक 4 टाइम्स ओवर लेवरेज है। तो इसका हम अब चलते हैं स्क्रीनर पे, समझने के लिए स्क्रीनर पे चलते हैं। ओके, सो यहाँ देखिए इसका नेस्ले का, आपको अगर कैलकुलेट करना होगा तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, 96 और ये 32244, इक्विटी कैपिटल और रिजर्व, ये हो गया शेयर होल्डर इक्विटी, ये दो चीज हो गया आपका शेयर होल्डर इक्विटी। और लायबिलिटीज में और आपका बोरोविंग और अदर लायबिलिटीज देखिए कितना है, ठीक है, तो ये हो गया आपका लेवरेज। तो इक्विटी इसके पास इतना ही था और लेवरेज लेके इसने उस चीज को इन्फ्लेट कर दिया। सो यहां भी हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये भी लेवरेज है। अगर आप इसका रेशियो निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा।
तो आपको इसका पता चल जाएगा कि ये कितने टाइम्स लेवरेज है। तो इसका भी ग्रोथ ड्राइवर क्या है, लेवरेज ही है। सो ये खराब नहीं है, कहने का मतलब कंपनी जब तक सब कुछ इतना अच्छा आरओई जनरेट कर रही है, सो इट्स नॉट बैड साइन। बट हाँ, आपको पता चलना चाहिए कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो उसका ग्रोथ ड्राइवर क्या है। सो वापस से हम लोग चलते हैं इस स्लाइड में यहाँ पे, और हम लोग रेशियो डिवाइड करने का कोशिश करते हैं। सो शेयर होल्डर इक्विटी इसका क्या है। सो उसका फॉर्मूला क्या था, एसेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। सो एसेट कितना था, 10,523 डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी कितना है, 3340। सो 3.15 टाइम्स हमारा जो है कंपनी जो है वो लेवरेज पे चल रहा है। सो बहुत ही सिंपल वे में आपको पता चल जाएगा एट अ ग्लांस कि भाई कंपनी क्या है, हम किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका लेवरेज रेशियो क्या है, और ये सो एंड सो ऑन। सो ये था ओके। सो और तो कुछ डाउट नहीं है। मैंने हो सो ये मैंने मुझे लग रहा है कि मैंने आपको डाउट सारा क्लैरिफाई कर दिया होगा। और अगर कुछ डाउट रहा तो आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करें, और कमेंट में कुछ भी डाउट है तो पूछ लें। और दैट्स इट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। और थैंक यू। और अगर मैंने आपको वैल्यू दिया कुछ नॉलेज और आपका बेसिक्स कुछ अगर मैं क्लियर करने में सक्सेसफुल रहा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और सपोर्ट करें मुझे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।